नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 2 अगस्त की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद में बढ़ती हुई सफाई की शिकायत, तामीराती मलबे और कचरे के मसाइल पर फौरी कार्रवाई के लिए जीएचएमसी बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने एक नया व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। कमिश्नर जीएचएमसी आरवी कन्नन ने शहरियों से अपील की है कि अपने इलाकों में दरपेश मसाइल की तल्ला अब बराह रास्त व्हाट्सएप नंबर 6658681259 पर भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि इससे कबल सिर्फ माई जीएचएमसी ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सहूलत मौजूद थी, लेकिन अब शहरी व्हाट्सएप के जरिए तस्वीर, मकाम, लोकेशन और मुकम्मल तफसील के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि फौरी कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके। बल्दिया ने शहरियों से गुजारिश की है कि वो शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अपना ताउन जारी रखें और किसी भी शिकायत की सूरत में व्हाट्सएप नंबर पर फौरी राब्ता करें। तेलंगाना काबीना जस्टिस पीसी घोष कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट पर 4 अगस्त को अपनी मीटिंग में बहस करेगी। एजेंडे में कॉलेजफरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बैरेजेस से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर रिपोर्ट होगी। 650 सफ़हात पर मुश्तमिल 3 जिल्दों पर मुश्तमिल रिपोर्ट का मुताला करने में काबीना की मदद करने के लिए हुकूमत ने रिपोर्ट के मंदरजात का खुलासा तैयार करने के लिए 3 सीनियर IAS अफसरान, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नवीन मित्तल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपाशी राहुल बोजा और सेक्रेटरी कानून रेला तिरुपति पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की है। इस कमेटी की तश्कील का फैसला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार का, वजीर आपाशी नितिन कुमार रेड्डी और रेवेन्यू और NPR के वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ इनकी रिहायशगाह पर मीटिंग में लिया गया। क़ब्ल अज़ीम वजीर आपाशी नितिन कुमार रेड्डी ने रिपोर्ट्स की कापियों के 2 सेट चीफ मिनिस्टर के हवाले किए जो अभी तक इनके सील शुदा पैकेजेस में हैं, जैसा कि इंक्वायरी कमीशन ने हुकूमत को दिया था। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा है कि हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके तिक्कोगुड़ा से कलवाकुर्ती के रास्ते डिंडी तक नेशनल हाईवे 765 को 4 लेन करने के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। हाल ही में हैदराबाद कलवाकुर्ती 4 लेन प्रोजेक्ट पर राज्यसभा में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव की तरफ से उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वज़ीर ने बात कही। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि BC तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत खुलूस नीयत से काम कर रही है। कामारेड्डी डिक्लेरेशन से शुरू करते हुए ज़ात पात की गिनती और BC तबकात के लिए सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में 42% रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए कानून साजी करके गवर्नर को भेजा गया और वहाँ से सदर जमहूरिया को भेजा गया, जिसे सदर जमहूरिया की मंजूरी दरकार है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP इस बिल पर पीठ में झुर्रियाँ खोप कर शोर मचाने की कोशिश कर रही है। असम्बली में BC रिजर्वेशन की हिमायत देने के बाद वो मुसलमानों के नाम पर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि पूरे तेलंगाना के BC रहनुमा और ज़ात पात की तंजीमें मुत्तहिद हो, अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करें, उन्हें हासिल करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की जानिब से भीड़ों की तकसीम, शीप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम घोटाला के सिलसिले में साबिक वज़ीर हैवानात और सनत नगर के मौजूदा MLA तिलसानी श्रीनिवास यादव को तलब करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ED की जांच ने कई बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की है, जिसमें मुबैना तौर पर G कल्याण कुमार शामिल हैं, जिन्होंने पिछली BRS हुकूमत के दौरान श्रीनिवास यादव के OSD के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कल्याण कुमार को एक अहम मुलजिम इस घोटाले के मुबैना सरगनों में से एक बताया गया। एजेंसी को शुबा है कि जाली वेंडर बनाए गए ताकि स्कीम के लिए सब्सिडी फंड्स को ख़त्म किया जा सके, जिनमें अदायगियों का दावा करने के लिए जाली अकाउंट्स कायम किए गए थे। ज़राए ने बताया कि ED इस बात की जांच कर रही कि इस वक्त के वजीर इनकी निगरानी में होने वाली इन सरगर्मियों के बावजूद खामोश क्यों नजर आए या कार्रवाई करने में नाकाम रहे। मरकजी वज़ीर सैयद JP नड्डा ने इस हफ्ते लोकसभा में बताया कि हैदराबाद में 84% IT मुलाजमीन मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज से दोचार हैं। ये इंकशाफ शहर में काम करने वाली आबादियों में सेहत की बढ़ती हुई वबा की निशानदेही करता है, खासतौर पर हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज़ में। वजारत सेहत की तरफ से फ्राहम करदा मालूमात की बुनियाद पर हैदराबाद जैसे शहरों में 71% मुतासिरा IT वर्कर्स मोटापे का शिकार हैं और 34% में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अलामात पाई जाती हैं। इन हालात का मजमूआ जो दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस और जिगर की चोट, लिवर इंजरी के खतरे को बढ़ाता है। छोटी उम्र से ही बच्चों में माली नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के मकसद से तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद मंडल के गिरेपल्ली में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल के असातिज़ा ने तलबा के साथ स्कूल बैंक ऑफ गिरेपल्ली का आगाज़ किया। ये बैंक बिल्कुल एक हकीकी बैंक की तरह रोज़ाना काम कर रहा है। तलबा रकम जमा और निकालने के लिए फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और KYC के ज़रिए अकाउंट्स खोल रहे हैं। स्कूल के जुमला 207 तलबा में से अब तक 121 तलबा ने खाते खोल लिए हैं। उस्ताद वेंकटेश ने बताया कि आजकल डिग्री पढ़ने वाले भी बैंक फॉर्म सही तरीके से नहीं भर पाते, इसलिए हमने सोचा कि अगर बच्चों को ये चीज़ें बचपन में सिखाई जाए तो मुस्तकबिल में ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तलबा का कहना है कि खुद बैंक के काम काज संभालने से बहुत सी नई चीज़ें सीख रहे हैं।
حیدرآباد کی سیفآباد پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس پر چند دن قبل نکلیس روڈ پر ایک بین المذاہب جوڑے کو ہراساں کرنے کا الزام ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص جو اس وقت بے روزگار ہے، ماضی میں شہر کے گورنمنٹ اسٹور میں کام کر چکا ہے۔ چند دن پہلے وہ نکلیس روڈ پر گیا جہاں اس نے خاتون کو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ دیکھا جس پر اس نے جوڑے کو ہراساں کیا اور گالیاں دی۔ اس شخص نے جوڑے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ ویڈیو پولیس تک پہنچنے کے بعد ایک مقدمہ درج کیا گیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقات کے دوران ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے نکلیس روڈ پر جوڑے کی ویڈیو بنا کر ایک ایسے شخص کو بھیجی جو انسٹاگرام پر ایک اکاؤنٹ چلاتا ہے۔ اسی اکاؤنٹ پر ویڈیو اپلوڈ کی گئی۔ پولیس کو معلوم ہوا کہ اس انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اسی نوعیت کی کئی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں۔ شہر کے علاقے سکندرآباد میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ منڈا مارکیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع بنڈی میٹ کے علاقے سے کچھ نامعلوم افراد نے غیر معمولی انداز میں گائے چوری کی۔ چوروں نے پہلے گایوں کے باڑے یعنی وہ جگہ جہاں گائے رکھی جاتی ہیں کے قریب جا کر ان گایوں کو نشے آور انجیکشن دیا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مزاحمت نہ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے گایوں کو ایک انووا کار کے پچھلے حصے میں ڈال دیا، فرار ہو گئے۔ یہ طریقہ کافی منظم اور منصوبہ بند لگتا ہے۔ تمام کارروائی سی سی ٹی وی کیمروں میں ریکارڈ ہو گئی۔ متاثرہ افراد کی جانب سے شکایت درج کروانے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ یہ خبر اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ مویشی چوری کے واقعات ایک منظم گروہ کے ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں جو نشے آور اشیاء اور گاڑیوں کو استعمال کر کے گائیں چرا رہے ہیں۔ پولیس نے معاملے کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی کارروائی تیز کر دی ہے۔ حیدرآباد کے میاں پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک پرائیویٹ اسکول بس کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ متوفی ناگراجو کے پی ایچ بی میں واقع ایک پرائیویٹ اسپتال میں لیب ٹیکنیشین کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں ماترشری نگر گیا اور بائک پر واپس لوٹ رہا تھا کہ گول نگر سوسائٹی کے قریب ایک تیز رفتار اسکول بس نے اسے ٹکر مار دی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر اسے یشودا ہسپتال لے جانے کی کوشش کی لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ ناگراجو کی بیوی کی شکایت پر پولیس نے بس ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ حادثے کی ویڈیو قریبی کار میں لگے کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ہے۔ میرپیٹ پولیس اسٹیشن میں کام کرنے والی ایک خاتون کانسٹیبل نے اپنے گھر میں زہریلی چیز کھا کر خودکشی کر لی۔ منیشا 28 سالہ 2020 بیچ کی کانسٹیبل گزشتہ 5 سالوں سے میرپیٹ پولیس اسٹیشن میں کام کر رہی تھی۔ ایک ہفتے قبل خاندانی مسائل کی وجہ سے اس نے مبینہ طور پر اپنے گھر میں زہریلی چیز کھا لی تھی۔ منیشا کو علاج کے لیے نامپلی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ جمعہ کی رات علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ میرپیٹ پولیس نے بات بتائی، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس ان وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے جن کی وجہ سے خاتون نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ تاہم منیشا کے اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ اس کے شوہر اسے ہراساں کر رہے تھے۔ بنگلور کی خصوصی عدالت نے ہفتہ 2 اگست کو ایچ ڈی دیوے گوڑا کے پوترے و جے ڈی ایس کے سابق رکن پارلیمنٹ پرجول ریوانا کو عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے اسے تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت سزا سنائی۔ اس کے علاوہ عدالت نے مجرم پر 10 لاکھ روپے جرمانہ اور متاثرہ کو 7 لاکھ روپے ہٹ جانے کا حکم دیا ہے۔ ممبران پارلیمنٹ اور ایم ایل ایز کے لیے خصوصی عدالت کے جج سنتوش گجانن بھٹ نے جمعہ کو 34 سالہ پرجول کو جنسی ہراسانی عصمت دری کے 4 مقدمات میں سے ایک میں مجرم قرار دیا۔ پرجول سماعت کے دوران نروس نظر آئے۔ جب جج نے اسے مجرم قرار دیا تو وہ رو پڑے۔ اس نے عدالت سے کم سزا کی استدعا بھی کی تھی۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ہفتے کی صبح اے پی کے مشہور تروملا مندر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ درشن کیے۔ وہ جمعہ کی رات تروملا پہنچے اور گایتری نیلائم میں قیام کیا۔ آج صبح وی آئی پی درشن کے دوران انہوں نے اہلیہ کے ساتھ درشن کیے۔ مندر کے عہدیداروں نے مرکزی وزیر کا استقبال کیا اور درشن کے انتظامات کیے۔ درشن کے بعد پنڈتوں نے انہیں آشیرواد دیا اور مندر کا پرساد پیش کیا۔ چھتیس گڑھ کے درگ ریلوے اسٹیشن کے کیرالہ کی 2 عیسائی راہبوں کی گرفتاری نے جنوبی ریاست کیرالہ میں بی جے پی کی محتوا کانکشی کرسچن آؤٹ ریچ پروگرام میں خلل ڈالا، جس کا مقصد آئندہ مقامی انتخابات اور اگلے سال کے اسمبلی انتخابات میں انتخابی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ عیسائی راہبوں کی گرفتاری کے بعد ریاست میں ہونے والے زبردست مظاہروں نے بی جے پی کیرالہ کی قیادت کو بے چین کر دیا ہے۔ پارٹی کے ریاستی صدر راجیو چندر شیکھر، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کے لیے دہلی روانہ ہوئے۔ بی جے پی نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک وفد چھتیس گڑھ بھیجا ہے۔ آج بلاسپور کی خصوصی این آئی اے عدالت نے کیرالہ کی ان 2 عیسائی راہبوں کی ضمانت دے دی ہے۔ 5 اگست کو بھارتی حکومت کے بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے فیصلے کو 6 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر مرکزی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق محبوبہ مفتی نے الزام لگایا کہ بی جے پی کی جارحانہ پالیسیوں نے جموں کشمیر کے حالات کو خراب کر دیا اور اب یہاں مسلسل گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ता 2 अगस्त को वाराणसी से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है। टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने हिंदुस्तानी मईशत को मुर्दा मईशत करार दिया था। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया की मईशत कई खदशात से गुजर रही है, अदम इस्तेहकाम का माहौल है। ऐसे में दुनिया के ममालिक अपने अपने मफादात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। भारत को अपने माशी मफादात के बारे में भी चौकन्ना रहना होगा। हमारे किसान, हमारी छोटी सनतें, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार, इनके मफादात हमारे लिए सबसे अहम है। हुकूमत इस सिमत में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने ज़बान के तनाज़े पर एक बार फिर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को घेर लिया। उन्होंने कहा कि रियासत के वज़ीर आला ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी कैसे लाई जाए, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को मराठी कैसे सिखाई जाए। राज ठाकरे ने भी कहा कि मुल्क के वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मैं हिंदी बोलने वाला नहीं बल्कि गुजराती हूँ, तो जब ये राज ठाकरे बोलते हैं तो तंग नज़र कैसे हो सकते हैं। मालेगांव धमाका केस में बरी होने के बाद बीजेपी की साबिका एमपी प्रज्ञा ठाकुर ने तफ्तीशी अफसरान पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस केस की तफ्तीश करने वाले अफसरान ने इस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और दीगर का नाम लेने के लिए दबाव डालने की कोशिश की। न्याय की खुसूसी अदालत ने जुमेरात 31 जुलाई को प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत तमाम 7 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा कि इन मुल्ज़िमान को मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी सबूत नहीं है। इस मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सिर्फ 7 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, क्योंकि बाकी 7 को इल्ज़ामात आयद करने के वक्त बरी कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक 25 साला हिंदू लड़की सोनिका चौहान और 29 साला मुस्लिम नौजवान अकबर खान की शादी को लेकर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया और फ़िरका परस्त ज़हनियत रखने वाले इस शादी को लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। अगस्त 2022 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी तौर पर शादी करने वाले जोड़े ने ख़ानदानों की मर्ज़ी के बगैर शादी की और उम्मीद की थी कि बाद में दोनों ख़ानदानों के साथ शादी की तकरीब मुनाकिद करेंगे। सोनिका का ब्यूटी पार्लर और अकबर का सरकारी फॉर्म भरने का मरकज़ एक ही जगह जल रहा था। 24 मई 2025 को सोनिका के वालिदैन ने ब्यूटी पार्लर पर धावा बोल दिया, बेटी को मारा पीटा और तलाक देने का दबाव डाला। सोनिका ने खुफिया तौर पर पैगाम भेजा कि इसे कैद में रखा जा रहा है। इसी दिन दोनों ने प्रयागराज जाकर हाईकोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ लेने का फैसला किया, मगर सियासी दबाव और खतरे के सबब वापस आना पड़ा। 25 मई को पुलिस ने अकबर, उसकी बहनों, एक हिंदू पड़ोसियों को गिरफ्तार कर लिया। अगरचे सोनिका और अकबर कानूनी तौर पर शादीशुदा थे, फिर भी अकबर पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया। सोनिका को ज़बरदस्ती वालिदैन के साथ भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि सोनिका खुद बयान देने नहीं आ रही, जबकि खानदान पर दबाव डालने की खबरें भी सामने आई। बिहार असेंबली इंतखाबात से कुछ महीनों पहले वोटर लिस्ट पर नजरसानी के अमल ने सियासी हंगामा बर्पा कर दिया है, खास तौर पर जब आरजेडी लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव ने पटना में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोटर लिस्ट से अपना नाम गायब पाया। एक ड्रामाई लम्हे में तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते अपना नाम और नंबर दर्ज करके अपने वोटर की हैसियत की जाँच की। जाँच पर रिजल्ट नो रिजल्ट बताया गया। मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा, मेरा नाम नजरसानी के बाद वोटर लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब है कि मैं बिहार का रिहायशी नहीं और मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उन्होंने मजीद कहा, जैसा कि फ़िलहाल बिहार में हूँ, मैं जिस्मानी तौर पर अपनी तफसीलात की तस्दीक कर सकता हूँ, लेकिन इन गरीब और महाजिर वोटरों का क्या होगा जो रियासत से बाहर काम कर रहे हैं? अगर इनके नाम ऐप पर नहीं आएंगे तो इन्हें कैसे पता चलेगा? उन्होंने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन जाली फेक ऐप चला रहा है। व्हाट्सएप की ताज़ा तरीन इंडिया की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने प्लेटफॉर्म पर गलत इस्तेमाल और नुकसानदा सरगर्मियों को रोकने की कोशिशों के तहत माह जून के दौरान हिंदुस्तान में 98 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से तकरीबन 19,82,000 अकाउंट्स पर पाबंदी किसी सारिफ की जानिब से शिकायत मौसूल होने से पहले ही लगा दी गई थी। अकाउंट्स पर पाबंदी लगाने के अलावा व्हाट्सएप ने हिंदुस्तान में सारिफिन की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत पर भी कार्रवाई की। इस माह के दौरान प्लेटफॉर्म को इसकी शिकायत के तरीक़ार के जरिए 23,596 शिकायत मौसूल हैं, जिनमें से 1,001 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों में अकाउंट्स पर पाबंदी लगाना या शिकायत का जायजा लेने के बाद पहले से ममनुआ अकाउंट्स को बहाल करना शामिल था। लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सालाना लीगल कॉन्क्लेव में खिताब करते मुल्क के इंतखाबी निज़ाम पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, भारत का इंतखाबी निज़ाम पहले ही मर चुका है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम अक्सरियत मिली थी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में सबूत पेश करेगी, जिससे साबित होगा कि लोकसभा इंतखाबात कैसे और किस तरह मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, हम आने वाले चंद दिनों में आपको दिखाएंगे कि लोकसभा इंतखाबात में किस तरह धांधली की जा सकती है और की गई थी।
पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक स्कूल के प्रिंसिपल को नर्सरी के एक तालिबा पर मुबैना तौर पर हमला करने उसके मुंह पर टेप लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जब तालिबा ने इसे रिवायती हिंदू अंदाज में राधे राधे के साथ सलाम किया। एक 3.5 साल लड़की को एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने राधे राधे के साथ मुखातिब होने पर मुबैना तौर पर जिस्मानी सजा का निशाना बनाया। ये वाकया नंदनी पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में वाक़ बागडोमर गांव के मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पेश आया। मुलजिम प्रिंसिपल, जिसकी शिनाख्त एला एवन कोलियन के तौर पर हुई, को बाकायदा शिकायत इब्तदाई तफ्तीश के बाद गिरफ्तार किया गया। वजारत जुमराह के जारी करदा एक बयान के मुताबिक उम्रा सीजन के आगाज से अब तक 12 लाख उम्रा ज़ायरीन ममलिकत आए हैं, जिनका ताल्लुक 109 ममालिक से था। वाज़ेह है कि इस साल उम्रा वीज़ों का इजरा हज के अख्ताम के फौरी बाद कर दिया गया था। वजारत जुमराह की जानिब से जारी रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि 15 ज़िलहिज्जा से उम्रा ज़ायरीन की ममलिकत आमद शुरू हो गई थी। वजारत की जानिब से बैरून ममलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के जो एदाद शुमार दिए गए वो 45 दिन के हैं। उम्रा सीज़न का आगाज़ 15 ज़िलहिज्जा से किया गया था। 30 मुहर्रम तक 12 लाख उम्रा ज़ायरीन की तादाद रिकॉर्ड की गई। रवां बरस वज़ारत हज की जानिब से 14 ज़िलहिज्जा से ही उम्रा वीज़ों को खुले जाने का ऐलान किया गया था, जिसके फौरी बाद 15 ज़िलहिज्जा से अमली तौर पर निसुक पोर्टल के ज़रिए उम्रा वीज़े जारी किए जाने लगे। क़तरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में गज़ा में खूनरेज़ जुमा की मंजरकशी की है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक गज़ा सिटी के जनूब मगरिब में इमदादी ट्रकों का इंतज़ाम करने वाले शहरियों पर इजरायली फ़ौज के हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद और 90 ज़ख्मी हुए। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक मज़ीद 2 बच्चे और एक बालिग फ़र्द क़हत और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस जान की बाजी हार गए। यूँ इस तनाज़े के दौरान ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की मजमूई तादाद 162 हो गई, जिनमें 92 बच्चे शामिल हैं। इसराइल की गज़ा पर जारी जंग में अब तक कम अज़ कम 60,332 फ़लस्तीनी शहीद और 1,47,643 ज़ख्मी हो चुके हैं। 7 अक्टूबर के हमले में इसराइल में तकरीबन 1,139 अफराद मारे गए थे और 200 से ज़ायद को यरगमाल बनाया गया था। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।